गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा 12th क्लास हम वितान का अतीत में दबे पाँव नामक पाठ पढ़ रहे थे, जिसमें हमने यह जाना कि जब सिंधु सभ्यता की खोज की गई थी तो उस समय बहुत से शहर खुदाई के समय में प्राप्त हुए थे, लेकिन उनमें जो मुख्य दो शहर थे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, उन्हीं का वर्णन इस पाठ में किया गया है। तो इस पाठ में हमने यही पढ़ा था कि जो मोहनजोदड़ो था वह उस ज़माने का केंद्र माना गया था, यानी कि कहने का मतलब है कि वह आसपास के शहरों की राजधानी था। यानी कि मोहनजोदड़ो को वहाँ की राजधानी माना गया था, क्योंकि वह 200 हेक्टेयर में फैला हुआ था और अपने आप में बहुत ही बढ़िया था। तो उस समय में अच्छे अच्छे शहर, यानी कि अच्छे अच्छे मकान, चौड़ी सड़कें और बहुत सी चीज़ें वहाँ से प्राप्त हुई थी। और कुछ चीज़ें तो वहाँ पर जब रेल लाइन बिछाई गई थी तो बेटा उस समय विकास की होड़ में वो सारी की सारी चीज़ें नष्ट हो गई थी, उनके बारे में वहाँ पर कुछ भी पता नहीं चला था। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो लेखक है वह यह बताता है कि जब हम उन खंडरों में जाते थे, उन मकानों में जाते थे जो अब खंडर बन चुके हैं, तो वहाँ पर जाने के बाद भी आज भी हम वहाँ खड़े होते हैं तो वहाँ हमें रसोई में जाने पर भी एक अलग ही गंध महसूस होती है। तो उसी के बारे में अब आगे जानेंगे। तो यहाँ पर लेखक कहता है कि सुनसान मार्ग पर कान देकर उस बैलगाड़ी की रुनझुन सुन सकते हैं। अब कहते कि वहाँ से पहले सामान ढोने के लिए बैलगाड़ियाँ आदि का प्रयोग बेटा किया जाता था। तो वो कह रहे कि अगर अब हम वहाँ पर जाते हैं, उन सुननी सड़कों के ऊपर जाते हैं, तो वहाँ पर जब हम चुपचाप खड़े होकर के उस आवाज़ को सुनना चाहते हैं तो हमारे कानों में बैलगाड़ियों की रुनझुन की आवाज़ साफ और स्पष्ट सुनाई देती है, जिसे आपने पुरातत्व की तस्वीरों में मिट्टी के रंग में देखा है। यानी कि पुरातत्व प्राचीन काल, यानी कि जो भूतकाल की जो तस्वीरें हैं उनके अंदर हमें मिट्टी के रंग में दिखाई देती है। यानी कि वहाँ पर मिट्टी से बनी हुई तस्वीरें बनी हुई थी, जिनको केवल हमने उन तस्वीरों में ही देखा था। सच है कि यहाँ किसी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियाँ अब आपको कहीं नहीं ले जाती। अब वो कहते हैं कि जब हम वहाँ पर जाते हैं, किसी घर में हम पहुँचे हैं, तो वहाँ पर उस आंगन में जब खड़े होते हैं तो उनकी जब टूटी फूटी सीढ़ियों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अब ये सीढ़ियाँ हमें कहीं नहीं ले जाती, क्योंकि वो टूट चुकी है, वे आकाश की तरफ अधूरी रह जाती है। ऐसा लगता है कि वह आकाश की तरफ जाते जाते बीच में ही अधूरी रह गई है। अब हमारी जो सीमा थी वो यहीं पर ख़त्म हो गई है। लेकिन उन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर हैं। लेकिन हम अगर उन पायदानों पर, यानी कि उन टूटी फूटी सीढ़ियों के ऊपर अगर खड़े होते हैं तो आज भी हम यह अनुभव कर सकते हैं, यह महसूस कर सकते हैं कि हम आज भी दुनिया की उस छत के ऊपर खड़े हैं। वहाँ से आप इतिहास को नहीं, उसके पार झांक रहे हैं। वहाँ खड़े होकर हम अपने बीते हुए इतिहास को, बीते हुए समय को नहीं देख रहे, बल्कि उससे पार भी और एक जो समय था उसकी तरफ झांकने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि वहाँ जाने पर हमें भूतकाल की जो भी यादें थी या बातें थी वो सब सोचने पर मजबूर कर देती है। अब यहाँ पर जो लेखक है वह बताता है बेटा कि सबसे ऊंचे चबूतरे पर बड़ा बौद्ध स्तूप है। अब यहाँ मोहनजोदड़ो का वर्णन किया गया है, मोहनजोदड़ो शहर के बारे में बताया गया है कि वहाँ पर एक सबसे ऊंचा चबूतरा बना हुआ है, और सबसे ऊंचा चबूतरा वहाँ पर किसका है? बौद्ध स्तूप का है। मगर यह मोहनजोदड़ो की सभ्यता के बिखरने के बाद एक जीर्ण शीर्ण टीले पर बना। जीर्ण शीर्ण मतलब एक टूटे फूटे टीले के ऊपर। तो वो ये कह रहे हैं कि जब मोहनजोदड़ो की सभ्यता बिखर गई थी, यानी कि सबसे ऊंचा चबूतरा किसका माना गया है वहाँ पर? बौद्ध स्तूप का माना गया है। लेकिन यह चबूतरा कब बना था? जब बना था कि जब
मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता थी उसके बिखरने के बाद एक जीर्ण शीर्ण टीले पर इसको बनाया गया था, यानी कि एक टूटा फूटा टीला था और उस टीले के ऊपर इस बौद्ध स्तूप की मूर्ति को बनाया गया था। कोई 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर 26 सदी पहले बनी ईंटों के दम पर स्तूप को आकार दिया गया। अब वो कहते हैं कि उस समय कोई 25 फुट ऊंचे चबूतरे की ऊंचाई कितनी थी? 25 फुट थी बेटा। कोई कह रहे हैं कि 25 फुट का चबूतरा था और 26 सदी पहले, यानी कि 26वीं सदी पहले जो बनी हुई ईंटें थी उनके दम पर इस स्तूप को आकार दिया गया था। चबूतरे पर भिक्षुओं के कमरे भी हैं और जो चबूतरा बना हुआ है बौद्ध स्तूप का, जो चबूतरा इतने ऊंचे टीले के ऊपर, जीर्ण शीर्ण टीले के ऊपर जो बनाया गया था, वहाँ पर जो बौद्ध भिक्षु थे उनके लिए कमरे भी बनाए गए हैं। 1922 में जब राखलदास बैनर्जी यहाँ आए थे तो बेटा मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखलदास बैनर्जी ने। कब की थी? 1922 में। और हड़प्पा की खोज कब हुई थी? 1921 में हुई थी। और यह खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। तो यहाँ कह रहे हैं कि जब 1922 में जब राखलदास बैनर्जी यहाँ आए थे तब वे इसी स्तूप की खोजबीन करना चाहते थे, यानी कि जब राखलदास बैनर्जी ने 1922 में आकर के मोहनजोदड़ो शहर की जब खोज की थी तो सबसे पहले उन्होंने किसकी खोज करने की सोची थी? इसी स्तूप की, यानी कि इसी जो बौद्ध स्तूप बना हुआ था इसी बौद्ध स्तूप की खोजबीन करना चाहते थे। इसके इर्द गिर्द खुदाई शुरू करने के बाद उन्हें इल्हाम हुआ, यानी कि अनुभूति हुई। इल्हाम का मतलब क्या है? अनुभूति। तो वो ये कह रहे हैं कि इसके इर्द गिर्द घूमने के बाद जब वो इसके इर्द गिर्द घूमे थे तो उन्हें जब खुदाई का काम शुरू हुआ तो उन्हें अनुभूति हुई कि यहाँ ईसा पूर्व के निशान हैं, यानी कि बहुत पहले कुछ निशान हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर, यानी कि जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो महानिदेशक थे, कौन थे? जॉन मार्शल। उनके निर्देश पर ही खुदाई का व्यापक अभियान शुरू हुआ था, यानी कि जॉन मार्शल के निर्देश के अनुसार ही वहाँ पर खुदाई का कार्य शुरू किया गया था। धीमे धीमे यह खोज विशेषज्ञों को सिंधु घाटी सभ्यता की देहरी पर ले आई। इस खोज ने भारत को मिस्र और मेसोपोटामिया, यानी कि इराक की प्राचीन सभ्यताओं के समकक्ष ला खड़ा किया, यानी कि मोहनजोदड़ो की जो खोज थी इसने भारत को मिस्र और इराक की जो प्राचीन सभ्यता थी उनके समक्ष ला करके खड़ा कर दिया था। दुनिया की प्राचीन सभ्यता होने के भारत के दावे को पुरातत्व का वैज्ञानिक आधार मिल गया था। अब वे कहते हैं कि दुनिया की जो प्राचीन सभ्यता होने के कारण जो भारत ने जो दावा किया था, जो पुरातत्व विभाग था, उसको एक नया वैज्ञानिक आधार अब मिल चुका था। वैज्ञानिक खोज अब मोहनजोदड़ो के अंदर शुरू हो चुकी थी। अब कहते हैं कि पर्यटक बंगले से एक सर्पिल पगडंडी पार कर हम सबसे पहले इसी स्तूप पर पहुँचे। वो कहते कि जहाँ पर्यटकों के ठहरने का जो बंगला बना हुआ था, हम जब वहाँ ठहरे हुए थे तो एक सर्पिल पगडंडी पार करके, यानी कि एक टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी पार करके हम पहले इसी स्तूप पर पहुँचे थे। यानी कि सबसे पहले हम कहाँ पहुँचे? बौद्ध स्तूप के पास ही पहुँचे थे। पहली ही झलक में हमें अपलक कर दिया। इसे नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप कहा गया है। किसको? बौद्ध स्तूप को। तो बेटा यहाँ पर लेखक कहता है कि जब हम वहाँ पर पहुँचा तो पहली ही झलक में हम अपलक हो गए थे, अदृश्य हो गए थे और हमें नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप मिल चुका था। यानी कि किसको कहा गया था? जो बौद्ध स्तूप बना हुआ था उसे भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप कहा गया है। यह शायद सबसे रोमांचक भी है। न आकाश बदला न धरती पर कितनी सभ्यताएं, इतिहास और कहानियाँ बदल गई है। अब यहाँ पर लेखक कहता है कि ना तो आकाश बदला है, आकाश भी वही है, धरती भी वही है, लेकिन कितनी ज़्यादा सभ्यताएं, इतिहास और कहानियाँ बदल गई है। सब कुछ अलग अलग हो गया है। इस ठहरे हुए दृश्य में हजारों साल से लेकर पल भर पहले तक की धड़कन बसी हुई है। अब वो कहते हैं कि जो ये अब ठहरा हुआ जो दृश्य है, जो हजारों साल पहले
जो दृश्य ठहर चुका था, पल भर पहले तक की धड़कन इसी के अंदर बस करके रह गई है। इसे देखकर सुना जा सकता है, भले ही किसी जगह के बारे में हमने कितना पढ़ सुन रखा हो, तस्वीरें या वृत्त चित्र देखे हो। वो कहते हैं कि चाहे इस जगह के बारे में हमने पहले पढ़ा हो, सुना हो, या इसके बारे में हमने क्या देखे हैं, इनके वृत्त चित्र देखे हो, यानी कि कोई चित्र बने हुए हमने देखे हो, लेकिन वहाँ पर बसी हुई जो सभ्यता थी बेटा, वो कहते हैं कि देखना अपनी आँख से देखना है, लेकिन अब हमने सब कुछ याद कर लिया है। यहाँ पर सब कुछ हमने अपनी आँखों से देखा है और आँखों से देखने पर ही हमें विश्वास हो पाया है। बाकी सब आँख का झपकना है, बाकी सब कुछ तो यानी कि पढ़ना, सुनना, चित्रों को देखना, ये सब तो एक आँख झपकने के समान है। जैसे यात्रा अपने पाँव चलना है, बाकी सब तो कदम ताल है। अब वो ये कहते हैं कि यात्रा करना तो केवल क्या है, अपने पैरों पर चलना है ही यात्रा है, नहीं तो सब कुछ क्या है, एक कदम ताल बनकर ही रह जाता है। मौसम जाड़े का था, पर दोपहर की धूप बहुत कड़ी थी। अब लेखक कहता है कि जब हम वहाँ पर गए थे, बौद्ध स्तूप की खोज के लिए वहाँ पर पहुँचे थे, तो मौसम किसका था, सर्दियों का था, लेकिन दोपहर के अंदर बहुत कड़ी धूप पड़ी हुई थी। सारे आलम को जैसे एक फीके रंग में रंगने की कोशिश करती हुई यह इलाका राजस्थान से बहुत मिलता जुलता है। अब लेखक कहता है कि जहाँ हम पहुँचे थे, वह इलाका बिल्कुल राजस्थान से बहुत मिलता जुलता हुआ नज़र आ रहा था। रेत के टीले नहीं है, खेतों का हरापन यहाँ है। अब कहते हैं कि वहाँ पर रेत के टीले तो नहीं थे, लेकिन खेतों का हरापन वहाँ पर दिखाई दे रहा था। मगर बाकी वही खुला आकाश, सूना परिवेश, धूल बबूल और ज़्यादा ठंड, ज़्यादा गर्मी। कह रहे कि खुला आसमान था, सुना सुना सा परिवेश था, यानी कि कोई शोर शराबा वहाँ पर नहीं था। धूल थी, बबूल थे और ज़्यादा ठंड पड़ रही थी, ज़्यादा ठंड या ज़्यादा गर्मी। मगर यहाँ की धूप का मिजाज जुदा है। राजस्थान की धूप पारदर्शी है, सिंध की धूप चौंधियाती है। तस्वीर उतारते वक्त आप कैमरे में ज़रूरी पुर्जे न घुमाए तो ऐसा जान पड़ेगा जैसे दृश्यों के रंग उड़े हुए हो। अब वो कहते हैं कि जब आप वहाँ पर तस्वीर लेते हैं, उन दृश्यों की तस्वीरें लेते हैं, तो अगर आप अपने कैमरे की कोई ज़रूरी चीज़ें ना देखें, बिल्कुल सीधे तरीके से अगर आप वहाँ की तस्वीरें खींचते हो, तो वहाँ पर सब कुछ दृश्यों के रंग उड़े हुए से नज़र आएंगे, यानी कि बेजान सा वहाँ का नज़ारा आपको दिखाई देगा। पर इससे एक फ़ायदा हुआ, हमें हर दृश्य पर नज़रें दोबारा फिरानी पड़ती। इस तरह बार बार निहारे तो दृश्य जेहन में ऐसे ठहरते मानो तस्वीर देखकर उनकी याद ताज़ा करने की कभी ज़रूरत ना पड़े। अब लेखक कहते हैं कि इस कैमरे से हमें एक फ़ायदा हुआ कि दृश्य को हम बार बार देख रहे थे, और इस तरह से जब हम बार बार उन दृश्यों को निहार रहे थे, बार बार देख रहे थे, तो ये सारे के सारे दृश्य जेहन मतलब हमारे दिल और दिमाग में ऐसे ठहरते थे मानो तस्वीरें देखकर उनको याद ताज़ा करने की कभी ज़रूरत भी ना पड़े। स्तूप वाला चबूतरा मोहनजोदड़ो के सबसे खास हिस्से के एक सिरे पर स्थित है। इस हिस्से को पुरातत्व के विद्वान गढ़ कहते हैं। अब लेखक कहते हैं कि जो हिस्सा था स्तूप का बेटा, उसको पुरातत्ववेत्ता थे, उन्होंने इसको क्या माना था, गढ़ माना था। चार दीवारी के भीतर ऐतिहासिक शहरों के सत्ता केंद्र अवस्थित होते थे, चाहे वह राजसत्ता हो या धर्म सत्ता। शहर गढ़ से कुछ दूर बसे होते थे। क्या यह रास्ता भी दुनिया को मोहनजोदड़ो ने दिखाया है। अब वो कहते हैं कि जो गढ़ बना हुआ था, शहर उससे बहुत ज़्यादा दूर होते थे, यानी कि गढ़ से काफ़ी दूर पर शहर बसे हुए थे, और यह रास्ता भी दुनिया को किसने दिखाया था, मोहनजोदड़ो ने ही दिखाया। तो ये लोगों का मानना था, बाकी का हम आगे की वीडियो में करेंगे।